संगमरमर की मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। राहत इंदौरी साहब का यह शेर बिल्कुल फिट बैठता है आज के जो हमारे अतिथि हैं। जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर संवाद कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे अतिथि हैं, आज आप सभी से हम मिलवाने जा रहे हैं रेडियो पर, विशेषकर गोरखपुर आकाशवाणी केंद्र और भोजपुरी साहित्य में अपने जीवन को खपा देने वाले रविंद्र श्रीवास्तव उर्फ जुगानी भाई से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा आदरणीय आपसे कि क्या कहानी रही रविंद्र श्रीवास्तव से जुगानी भाई बनने में? जब रेडियो की शुरुआत हुई तो इसका उद्घाटन नहीं हुआ गोरखपुर आकाशवाणी का। अकस्मात दिल्ली से आदेश आया कि इसकी शुरुआत कर दी जाए, और उस समय मैं ही अकेला था केंद्र पर। यहाँ तक कि एकमात्र स्टेशन डायरेक्टर थे, वो भी लखनऊ गए हुए थे। लेकिन संसद में इतना गंभीर मुद्दा उठा कि वहाँ से निदेशालय से आदेश आया कि फ़ौरन इसको स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि बन के तैयार था। तो हम तो अपने ढंग से शुरू किए, भोजपुरी के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बाद में रामपुर से हरिराम द्विवेदी जी आए और निर्णय ये हुआ कि कुछ नया किया जाए। तो उस निर्णय के चलते ग्रामीण प्रसारण की शुरुआत हुए, जिसमें वो हरि भाई बने और उन्होंने कहा कि आपका नाम जो है जुगानी भाई रखा जाएगा। हम कहे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वहीं से हम जुगानी भाई हो गए, वो हरि भाई हो गए, और जनता ने स्वीकार किया। हालांकि उससे पहले ही भोजपुरी के कार्यक्रमों के वजह से आकाशवाणी गोरखपुर की जो श्रोतागणों की संख्या थी वो बढ़ चुकी थी, लोकप्रियता बढ़ चुकी थी। प्रकारांतर से हम लोगों ने लखनऊ से रमई काका से श्रोता छीना और पटना से लोहा सिंह से छीना, और इन दोनों से छीन करके आकाशवाणी गोरखपुर को स्टेब्लिश किया, स्थापित किया। आकाशवाणी में उस समय नियुक्ति की क्या प्रक्रिया थी, या आप आकाशवाणी से जुड़े कैसे? थोड़ी अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में भी अवगत कराएं। हमारी पढ़ाई लिखाई तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। वहाँ से हम प्राचीन इतिहास में एमए किए, फिर हम वहाँ से बीएमएस भी किए, चिकित्सा की शिक्षा भी लिए थे, साल भर फिजियोलॉजी पढ़ाए भी थे। खैर, मैं अचानक लखनऊ में एक इंटरव्यू चल रहा था, पता चला कि लिखित टेस्ट हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है रेडियो में उप संपादक के पद के लिए। तो हमको लगा कि यह काम तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन सैलरी वगैरह थोड़ी कम थी, लेकिन हमारे टेस्ट का जवाब लग रहा था। तो जब हम गए तो वहाँ इम्तहान दिए, पहले रिटन टेस्ट हुआ, फिर बाद में इंटरव्यू हुआ, फिर बाद में फाइनल इंटरव्यू हुआ। तो मैं उसमें सेलेक्ट हो गया, एक ही पद था, सेलेक्ट हुआ। और एक साहित्यकार थी पंत शिवानी, गौरी दयाल पंत, गौरा पंत शिवानी, वह एक्सपर्ट थी, वह भी आई हुई थी। तो वह बड़ा खुश हुई, तो मेरा वहीं सिलेक्शन हुआ, आकर के गोरखपुर में ज्वाइन किया। और तब से कई वर्षों तक गोरखपुर रहा, फिर बाद में इधर उधर घूमा, जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता है वो ट्रांसफ़र हुआ। आपके जीवन काल में ही आपके ऊपर, आपकी रचनाओं के ऊपर शोध हुआ, और ऐसा सबके लिए मुमकिन नहीं हो पाता है कि आपके जीते जी आपको यथोचित सम्मान मिल सके। आपका इस मामले में क्या सोचना है? क्या ठीक ठाक जीवन का उपयोग हुआ? देखिए, जब आप लीक पर चलिएगा ना तो कोई आपको पूछेगा नहीं। जब धारा के विपरीत बहना सीखेंगे तब लोग आपकी तरफ आकृष्ट होंगे। जिंदगी भर लोगों ने कजरवा बजरवा, वेदर रिपोर्टिंग और ये करके भोजपुरी को इतना
सड़ा दिया है कि ये गाजर मूली की तरह से कर दी गई है। क्या नयापन है, क्या टटकापन है। और जब तक टटकापन नहीं होगा तब तक कोई क्यों आपके तरफ ध्यान देगा। दूसरी चीज़, जब तक आप विश्व की अन्य बोलियों के समानांतर अपने बोली को खड़ा नहीं करेंगे तब तक आपको क्यों कोई देखेगा, क्यों ध्यान देगा आपकी तरफ। तो हमने कोशिश यह की कि इस जो वेदर रिपोर्टिंग है उससे साहित्य को अलग किया जाए। साहित्य साहित्य है। और एक बात और बता दें, भ्रम में लोग रहते हैं, साहित्य लिटरेचर नहीं है। लिटरेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिखित जो साहित्य है वही लिटरेचर है। साहित्य में वह सब समाहित है जो वाचिक भी है, जो मौखिक भी है, जो दादी नानी के कहानी से चली आती है, जिसका अंत सुखांत होता है, वह साहित्य है। जो हमारे परंपराओं से आ रहा है, सिमटा हुआ, परंपराओं से भी आ रहा है, से भी आ रहा है, वह मिल करके तब साहित्य बनता है। वरना लिटरेचर तो एक संकीर्ण क्षेत्र का नाम है। हाँ। तो आपके किस किताब के ऊपर या आपके किस विषय वस्तु क्या रही जिसके ऊपर शोध हुआ? शोधार्थी का अगर आपको नाम वगैरह कुछ पता हो, क्या रहा? देखिए, आप पता नहीं अवार्ड के बारे में जानना चाहते हैं या शोध के बारे में। शोध तो यह थे कि भोजपुरी की समकालीन काव्य चेतना और रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से किया गया। और डॉक्टर R.D. राय प्रोफेसर थे, उन्हीं के हैं, वो अभी भी हैं, उन्हीं के अंडर में किसी बच्चे ने किया है। संयोग से मैं इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जहाँ तक अवार्ड्स की बात है तो अकेला मैं भोजपुरी साहित्य का ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे राहुल सांकृत्यायन सम्मान, जिसे भिखारी ठाकुर सम्मान और जिसे लोकभूषण सम्मान, यह हिंदी संस्थान से तीनों सम्मान जिसे प्राप्त हुआ है। जबकि हमसे बहुत बड़े बड़े लोग थे, मूर्ति बीए जी थे, आदरणीय पूज्य थे हमारे लिए, धरीक्षण जी थे, पूज्य थे हमारे लिए, लेकिन संयोग है उन लोगों को नहीं मिला। संयोग देखिए, हमको यह तीनों मिला। मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि ये सारे सम्मान हमको मिले। और यह भी नहीं है कि किसी एक के शासनकाल में मिला, कुछ उनके शासनकाल में, कुछ उनके शासनकाल। यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसी राजनीतिक प्रसाद का देन नहीं है। ये फोटो देख लीजिएगा, एक तरफ जो है अखिलेश जी भी हैं, तो एक सब योगी जी भी हैं, इसलिए सब सामने रखा हुआ है। बैनावती जी के ज़माने में तो ये अवार्ड ही बंद हो गया था सारा कुछ, तो इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। हमने कहा, यानी आप ये कह रहे हैं मायावती जी साहित्य को लेके उदासीन थी? आगे न बोलिए, सभी जानते हैं कि हिंदी संस्थान उस समय चला ही नहीं जा रहा था, निष्क्रिय कर दिया गया था। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं, इस पार प्रिय मद है तुमको, उस पार न जाने क्या होगा। आपने 90 के दशक में अपने लोकप्रियता का चरम देखा है और अब आप एकांतवास में निवास कर रहे हैं, तो क्या लगता है कहाँ अधिक सुकून मिलता है, कहाँ अधिक सुकून मिला आपको? देखिए, सही बात तो ये है, आपको एक घटना बता दें, ये शायद डुमरियागंज या कहीं ऐसे ही की जगह की है, जहाँ जुगानी भाई को लोग स्टेज पर ले आए और जुगानी भाई ऐसे ही पहुँच गए पैंट शर्ट पहने। पब्लिक लगी हल्ला मचाने और स्थिति थोड़ी बिगड़ गई, तो प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो हमारा मेकअप वकअप किया गया, दाढ़ी वाड़ी लगा उगा करके। वो फोटो तो आप देखे भी होंगे। जी हाँ, हमने वो फोटो भी देखा है और उसमें यह भी देखा गया कि एक नौजवान को, क्योंकि लोगों के मन में एक ऐसा रचा रमा था कि जुगानी भाई कोई एक वयोवृद्ध आर्टिस्ट कलाकार हैं। हाँ, तो वो इसे करके ले आया गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। तो ये लोकप्रियता अपनी जगह पर थी, और लेकिन लोकप्रियता कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। क्या कोई आवाज़ तोड़ेगी किसी चट्टान को,
तोड़ती हैं आदमी को जिस तरह से शोहरतें। आदमी टूट जाता है इन सब चीज़ों से, कोई बहुत अच्छी चीज़ ये नहीं मानी जाती है। जो भीतर से आवाज़ निकलती है ना, उसको सुनने का प्रयास करने पर जो आनंद आता है वह आनंद कहीं और नहीं आता है। तो अब जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई, बाल बच्चे अपने अपने हाथ पैर पर खड़े हो गए। अब क्या है, ये पीछे गणेश जी हैं ही, और दोनों टाइम जो है वो गायत्री मंत्र की उपासना है, उसी में आनंद आता है। वो एक अलग दुनिया है और उसका कोई मोल नहीं है। और संयोग से हमारे गुरु रहे हैं पूज्य गुरुदेव योगीराज देवराहा बाबा, उन्हीं का सानिध्य मिलता रहा है। हर हफ्ते में मैं जाता था, तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। यानी अब जीवन अध्यात्म की ओर और अध्यात्म में खपाया जा रहा है। भोजपुरी साहित्य में आपकी पहचान है और उसी में कार्य करने के हेतु, उसी में सेवाएं देने हेतु आपको कई अवार्ड दिए गए। आपकी किताबें भी आई, उन किताबों के बारे में अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें, और अभी क्या आप देखते हैं कि भोजपुरी साहित्य में और क्या हो सकता था आपसे जो चूक गया, मतलब कुछ ऐसी कसक हर एक व्यक्ति के अंदर रह जाती है, तो उसके बारे में भी प्रकाश डालें। अब किताबें तो बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 15-16 किताबें हैं। फिर भी जो सबसे प्रिय हो आपको, चूंकि एक रचनाकार की तो सारी रचनाएं प्रिय होंगी, लेकिन उसमें कुछ विशेष हो। अभी एक नई किताब आई है, डॉक्टर फूलचंद गुप्ता ने निकाला है, वो भी हम दे देंगे आपको जी। गीत गाँव गाँव नुकियात दूब, वो भोजपुरी कविताई के पंचामृत, विद्यानिवास जी उसमें थे। कसक क्या है अभी आपको कि ये कुछ पे और करना चाहिए था? एक किताब मेरी है, अबहिन कुछ बाकी बा, किताब का नाम ही है, तो अब उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। अबहिन कुछ बाकी बा हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा कि भूख बनी हुई है, और भूख बनी रहे ईश्वर से ही प्रार्थना है, पेट न भरे, बाकी तो हरी इच्छा जो चाहे वो करावे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अप्रकाशित रह गई हैं। जैसे एक नौटंकी मेरी रही है, जिसको समूह में स्टेज पर शो किया, बहुत अच्छा वो हुआ। और वो नौटंकी यहाँ तक कि पंजाब बैंक वालों ने दिल्ली में जाकर के किया था, उन सबों को फर्स्ट प्राइज़ मिला था, रेडियो ने किया, उसको भी अवार्ड मिला, सब मिला। उसकी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी अशोक महर्षि के पास में है, लेकिन वो ऐसी राइटिंग हो गई है कि वो ठीक से पढ़ी नहीं जा रही है। तो उसको ज़रा सा ठीक ठाक करके उसको प्रकाशित इसलिए करना है कि भोजपुरी की एक विधा है नौटंकी की, और वो विधा जो है अब इसलिए गायब हो रही है कि नगाड़े वाले नहीं मिल रहे हैं। भोजपुरी की नौटंकी की आत्मा ही नगाड़ा है, और वही नहीं मिल रहे हैं। गांव गांव से नगाड़ा बजाने वाले ही गायब हो रहे हैं। क्या कहा जाए इसके लिए, पेड़ गायब हो रहे हैं, पेड़ गायब हो रहे हैं तो गीत गायब हो रहे हैं। पेड़ गायब होने से आप क्या सोचें, पेड़ गायब होने का मतलब है झूला गायब होना, झूला गायब होने का मतलब है गीत गायब होना, सब तो एक दूसरे से जुड़ी चीज़ें हैं जो गायब हो रही हैं। नगाड़ा गायब होने से ये जो नौटंकी की विधा है, पूरी की पूरी विधा गायब हो रही है। उन सबों को ले आकर के खोजना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उनका प्रोत्साहन नहीं हो पा रहा है, जिसका खामियाजा जो है हमारी लोक संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। वो देख ही नहीं पाएंगे, वो जान ही नहीं पाएंगे क्या होता था। संस्कृति के बारे में तो उनके समझ में ही नहीं आता है। वो तो बेचारे ये चेष्टित संस्कृति है, संस्कृति का चेष्टित जो समाज है, वो जो करता है उसी को ये समझते हैं कि यही सही है, यही उचित है। आपने अभी बातों के बीच में कहा कि लोकप्रियता बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, जबकि आज का जो दौर चल रहा है
इस दौर में जो नए लड़के लड़कियां युवक युवतियां हैं या कोई भी लोग हैं, अपनी एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी भी लोकप्रिय होने की दृष्टि से तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफार्म है उस पर डालते रहते हैं। तो आपकी इस वक्तव्य का निचोड़ उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें इस बात को समझना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और इसके बाद हमारा यह प्रश्न होता है, वर्तमान में भोजपुरी की लोकप्रियता में और वृद्धि हुई है इन संसाधनों के आने के कारण। अभी आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में भोजपुरी भाषा में भी कमेंट्री पहली बार कराया जा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी लोगों में प्रफुल्लता बढ़ी। बहुत से लोग खुश हुए, प्रफुल्लित हुए कि अब भोजपुरी को यथोचित मान सम्मान मिल गया। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों का यह कहना है कि जब तक भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है तब तक भोजपुरी को उसका यथोचित सम्मान नहीं मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है? आप ये बताइए कि पहले सिर्फ 14 भाषाएं थीं, बाद में 15वीं आई 1967 में संशोधन के बाद में सिंधी, आज जो है वो 22 भाषाएं हो गई। नेपाली हमारे देश की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। नेपाल में भोजपुरी उनके संवैधानिक भाषा में उसमें शामिल है। हमारे यहाँ नेपाली है, उनके यहाँ भोजपुरी है, हमारे यहाँ भोजपुरी नहीं है। और इससे बड़ा हास्यास्पद आप क्या कह सकते हैं? यह कोई तो क्राइटेरिया होगा, कोई तो मापदंड होगा ना 8वीं अनुसूची में शामिल होने का। संख्या बल, जनसंख्या बल, क्षेत्र बल, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, क्या ऐसा है जो भोजपुरी में नहीं है जिससे आप वंचित किए हुए? क्या लिपि के आधार पे तो नहीं काटा जा रहा है? आपको क्या लगता है? लिपि के आधार पर हिंदी की लिपि क्या है, जरा इसको बता दीजिए। लिपि हिंदी की ही क्या रही है? सारी लिपियां तो वहीं से उत्पन्न हुई हैं जहाँ से हमारी संस्कृत साहित्य है, जहाँ से सब चीज़ें हैं। और लिखित परंपरा की शुरुआत ही कब से हुई है? मौखिक परंपरा जो है हमारे भोजपुरी ऋग्वेद में पूरा वर्णन आता है। इमे भोजा अंगिरसो विरूपा सुरस्वीर, माने भोज शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर आता है तो ऋग्वेद में आता है। और विश्वामित्र जी जिन लोगों के बीच में हवन करते थे, उन सब लोगों को विश्वामित्र जी कहते थे इमे भोजा। भोजा माने दानी, वीर, बहादुर, ये सब संदर्भ था। और यह सारा का सारा क्षेत्र बलिया से बक्सर, ये आजमगढ़, ये सारा क्षेत्र था जहाँ विश्वामित्र जी हवन करते थे। और आप यह सब नहीं सोचेंगे कहाँ से ले आएंगे? मध्यकाल से, जिस काल में कला का बंटवारा हो रहा था, संस्कृति का बंटवारा हो रहा था, साहित्य का बंटवारा होता, यहाँ तक नृत्य के घराने बन रहे थे, अलग अलग घराने बन रहे थे। मुगल कालीन में शास्त्रीय संगीत से अलग जो है वो अर्धशास्त्रीय संगीत बन रहे थे। उसी काल से आप उत्पत्ति मानिएगा। कोई द्वीप पहले से मौजूद है, आप उसकी तलाश कर रहे हैं, तो वह सृजन का काल तो नहीं होगा ना, वो तलाश का काल न होगा। तो आप बक्सर के पास के भोजपुर से जोड़ रहे हैं। ये तो ग्रियर्सन बेचारा कलेक्ट्री करने नहीं आया था, वो इसके लिए तो आया नहीं था। भाषा शास्त्री तो था नहीं, वो तो बाद में बना और बड़ा लंबा इतिहास है इसका। इसी के आपके इसी उत्तर पे मेरा अगला प्रश्न भी था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो किताब है हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि भोजपुरी 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में, और गोरखवाड़ी गुरु गोरक्षनाथ की नगरी में हम बैठे हुए हैं, तो गुरु गोरक्षनाथ से वो उठाते भी हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की रचनाएं कई भाषाओं में मिक्स थी, जिसमें भोजपुरी का पुट ज़्यादा था। और वहाँ से माना जाता है कि भोजपुरी साहित्य की शुरुआत हुई, जो कि परास्नातक के पाठ्यक्रम में पढ़ाया भी जाता है। तो आपको क्या लगता है? आप बार बार इस बात का खंडन करते हैं, इसका ठोस आधार क्या है?
ठोस आवाज, ये बगल में ऋग्वेद रखा हुआ है, मेरे पास है, जी। उसी में सब लिखा हुआ है। जो मैं बता रहा हूँ वो ऋग्वेद में रखा हुआ है। तो वो क्या यह माना जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैं भाई उनको को प्रणाम ऋग्वेद करूंगा। मैं ध्यान, बहुत सी चीजें ऐसी हैं इधर ध्यान सबका नहीं जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी के खंडन करने लायक मैं हूँ? मेरी हैसियत है कि मैं उनको उनका खंडन कर दूंगा? अरे उनके चरण की धूल भी तो मैं नहीं हूँ। लेकिन स्वाभाविक है, हर तरफ सबका ध्यान नहीं जाता है। अब आप बताइए, अगर भोज शब्द से ही भोजपुरी की उत्पत्ति है तो मालवा के भोज, उज्जैन के भोज, गुर्जर प्रतिहार भोज, काशी के सब तो सामने ही हैं। तो क्यों उन सबों को आप किनारे कर दीजिएगा? लेकिन संयोग से सबका ध्यान उधर नहीं गया होगा। हम चूंकि इतिहास के भी विद्यार्थी रहे हैं तो इसलिए हम लोगों का ध्यान स्वाभाविक है जाएगा। भोपाल के पास में तो पूरा भोजपुर जगह ही का नाम है, तो उससे काहे नहीं आप भोजपुर बना लीजिएगा? तो ये स्थान के नाम से, और गोरखनाथ जी के बारे में क्या कहिएगा? वो बेचारे तो फक्कड़ थे बेचारे, उनकी तो भाषा ही जो थी वो फक्कड़ी है। जहाँ रह गए वहीं की भाषा हो गई, जहाँ जुड़ गए वहीं की भाषा हो गई। उनके भाषा को क्या कहिएगा? ये जो चौमासा है उसका जन्म ही उनके परिवार से हुआ है। चौमासा की का जन्म ही वहीं से हुआ है और कहीं से नहीं हुआ है। मतलब क्या हमारी माटी में ग्रियर्सन के पहले या ग्रियर्सन के समकक्ष कोई रचनाकार या कोई विद्वान भोजपुरी परिपाटी का नहीं था, या था आपकी जानकारी में? अरे भाई बिल्कुल नहीं था, एकदम से नहीं था। आप जानते ही हैं चंद्रगुप्त इस देश में था ही नहीं, सिकंदर ही था इस देश में। वही आया, वही शासन किया, पूरा हराया सब। जो हमको पढ़ाया जाता हम वही न जानेंगे? हमारा इतिहास कितना दूषित करके हमें परोसा गया है कि हमको बता दिया गया है मैं काले, हमको जो पढ़ा रहा है वही सही है, बाकी सब बेकार है। हमको झूठ मूठ में संस्कृत साहित्य बताया गया, ये सहतौते वागला, क्या जरूरत थी पढ़ाने की? अरे जो वो कर रहे हैं ABCD, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो ना सही है, बाकी तो सब गलत है। तो ये क्या कहा जाएगा, किस तरह से हमारी मानसिकता को विकृत किया गया, किस तरह से है। विश्व की जब रिपब्लिक लिखने वाले का जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले यहाँ रिपब्लिक रहा है। ये क्या नाम है, पावा के मल, कुशीनारा के मल, ये रामग्राम के कोली, पिप्पल बन के मोरी, माने खोरस गणतंत्र जो थे, उस संसार के सबसे बड़े सर्वोत्तम लोकतंत्र, सर्वोत्तम गणतंत्र का जनक यही क्षेत्र रहा है ना। तो ये सब काहे को स्वीकार करेगा? उसके लिए जो महान था वो महान था, वो आज महान है तब भी महान था। क्या करिएगा, इससे हमारा दोष थोड़ा है, उसके आँख का दोष है। जैसा चश्मा हटा दीजिए सही दिखाई देने लगेगा। हीरा डोम और घाघ के कहावत, घाघ के कहावत तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आते चलते चले गए, और हीरा डोम की रचनाएं जो कि जातिवादिता पर सीधा सीधा प्रहार करती थी। और क्या लगता है, क्या उन रचनाओं का हमारे समाज पर कुछ प्रभाव पड़ा? अरे भाई वो प्रभाव तो पड़ा ही, उस आदमी ने लिखा। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि उस समय प्रिंटिंग की मशीनें ठीक से थी नहीं। आज लोग खोज खोज करके उसको छपवा रहे हैं, शोध हो रहा है, काम हो रहा है, काम होगा। सच्चाई को कब तक आप दबाई पाएंगे? वो बेचारा लिखा, उस समय की जो व्यथा थी उसने व्यक्त की, और वो अब चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आएंगी, ढंग से आएंगी। अभी उसकी कुछ और रचनाएं हैं, लोग तलाश रहे हैं, देखें कब मिलता है, कैसे मिलता है। आज के समय में अगर कोई साहित्यकार है और अगर वह कुछ रच रहा है तो अधिकतर जगहों पे देखा जाता है कि प्रकाशकों से और रचनाकारों के बीच में कि अगर आप हमारी पुस्तकों को छपवाते हैं तो उसके बदले में आपको मानदेय के बजाय आपसे खुद ही धन लिया जाता है। आपके समय में कैसा रहा यह प्रकाशकों का और लेखकों का आपसी समन्वय, या कैसे किताबें छपती थी? क्या अनुभव है आपका? भोजपुरी के साथ सबसे बड़ी जो त्रासदी है वो यही है
कि कोई भी प्रकाशक भोजपुरी के किताब को छापना ही नहीं चाहता है। आप पैसा दीजिए तो छापेगा। संयोग से हमने क्या किया कि जो अवार्ड में पैसा मिलते थे उस पैसा को मैंने अपने बाल बच्चों के लिए खर्च नहीं किया, मैंने उन प्रकाशकों को थमा दिया और उन्हीं के माध्यम से किताबें छपी, आई। जो भी किताबें आई वो आई और मुफ्त में मुझको बांटना पड़ा, इसलिए कि मैं जानता था कि खरीद करके कौन पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, कम से कम ऐसे रहेगा तो लोगों के हाथ में जाएंगी किताबें, पढ़ेंगे लोग ना। आपकी पसंदीदा भोजपुरी किताब, भोजपुरी साहित्य पर ऐसी कोई किताब जो आपकी बहुत पसंदीदा रही हो, किसी भी रचनाकार की हो सकती है? बड़ा संकट है। मान लीजिए 700 लड़के हैं तो किसको कहें, झगड़ा कराइएगा क्या आपस में? ये जो लेटेस्ट है किताब हम आपको दे रहे हैं। वैसे भोजपुरी कविताई के पंचामृत जिसका लोकार्पण, जिसमें 5 अलग अलग विधा की रचनाएं हैं, जिसमें अलग अलग ढंग से गीत भी है। अब किसके द्वारा लिखी गई हैं? वो तो लिखे तो हम ही हैं, उसे लिखे तो मैं ही हैं। 5 अलग अलग विधाओं को छांट करके उस किताब में रखी गई है। वो हमको अच्छी किताब लगी और वह उसकी प्रशंसा चारों ओर से हुई, उसकी समीक्षा भी कई लोगों ने की है। तो फिराक गोरखपुरी, जब भी गोरखपुर का नाम आता है और साहित्य के क्षेत्र में, तो मुंशी प्रेमचंद के ठीक बाद या समकक्ष कहा जाए तो फिराक गोरखपुरी साहब का नाम अपने आप लोगों के मन मस्तिष्क पर आ जाता है। आप के कैसे ताल्लुकात रहे या कभी आपको उनका सानिध्य मिला हो, फिराक साहब से जुड़ी कुछ यादें हो, थोड़ा हमारे दर्शकों तो बताएं। 10 बार तो हम आकाशवाणी में ही उनको लेके आए हैं और इलाहाबाद में गोरखपुर का होने के नाते और परिवार का होने के नाते अक्सर जो है सानिध्य रहा है। भोलानाथ गंवरी की किताब अंजुरी भर मोती की भूमिका लिखने के लिए उन्होंने कहा कि इसकी भूमिका किससे लिखवाएं। हम कहे फिराक साहब से लिखवाया जाए। कल उठा के फेंक दिए हम वहाँ पर, हम कहे भोजपुरी में लिखे हैं, चलिए। फिराक साहब ने भोजपुरी में ही उसकी पूरी भूमिका लिखी। उन्होंने उस पूरी किताब में उन्हीं के राइटिंग में, अंजुरी भर मोती किताब का नाम है भोलानाथ गंवरी की, उन्हीं के राइटिंग में उन्होंने उस किताब में भूमिका छपवा दी। अगर कहीं मिले थी तो हमारे ही पास, लेकिन बाढ़ जब आई है गोरखपुर में तो उसमें गड़बड़ा गया मामला। तो जा करके उसको देख लीजिए, मालूम हो जाएगा भोजपुरी का प्राण, मालूम हो जाएगा कि अगर ये गोरखपुर देवरिया के हैं, क्लास में भी भोजपुरी बोलने लगते थे। तो ये उनका दूसरा प्रेम था। जल में चमके चिल्हवा मछरिया, रन बीचे तलवार, वो लिख के करते हैं कि इसी से प्रेरित होकर मैं यह गज़ल लिखता हूँ। उसमें देखिएगा जो उनका संग्रह है, गज़लों का संग्रह, उसी में वो है जिसमें वो स्वयं लिखते हैं कि इस विरह से प्रभावित होकर मैं इसको लिख रहा हूँ। अच्छा, ज़्यादा बात अगर जब की जाती है फिराक साहब की तो कही जाती है वो एक अपने मिजाज के व्यक्ति थे। वह कब किस सामने वाले को कितना महत्व देते थे और फिर कब वो अपने स्वामित्व पे आ जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं अलग अलग लोग बताते हैं उनसे जुड़े हुए। आप जब आकाशवाणी गोरखपुर में उनका इंटरव्यू वगैरह करने के लिए बुलाते थे या उनसे जो कार्यक्रम कराते थे, तो कैसा स्वभाव रहता था उनका आपके प्रति, या कुछ उनसे जुड़ी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें जो आपके मन मस्तिष्क पे आज भी अंकित हों? देखिए, उनके सामने बनिए मत। पहले चीज़ तो यह जान लीजिए, उनके सामने अपने को महान बनाने की कोशिश मत करिए। पहली बात, निराला जी और फिराक साहब में यही समानता थी। दोनों एक दूसरे का बहुत आदर करते थे। हिंदी में एक कविता फिराक साहब ने लिखी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर तारिक शतारी हैं, उनके पास वो किताब थी। उर्दू में किताब है इसलिए उसका शीर्षक नहीं मालूम है, लेकिन फ्लैप पर पीछे के पेज पर फिराक साहब की ये रचना है। हिंदी में शब्द नहीं लगेगा आपको याद कि ये किसकी रचना है। तरलित रत्न शिलाएं, संध्या शीर्षक है।
चला वर्ण क्षण दाएं बाएं, लगेगा निराला जी ने लिखा है। तो ये फिराक साहब की रचना है। तो ये दोनों मूडी थे, दोनों अपने ढंग थे, और दोनों इतने महान थे, इतने महान थे कि इन लोगों के सामने बनतू मत बनिए, बस और कोई बात नहीं है। ये जो कहें चुपचाप श्रोता बन के रहिए, ज्ञान की बारिश होती मिलेगी आपके ऊपर। लेकिन जहाँ आपने कोशिश की छाता लगाने की, वहाँ आप गए, वहाँ डंडा भी उठा लेंगे, गाली भी बकेंगे, और ठेठ गाली भी बकेंगे तो बस गौहा गाली बकेंगे, जो उनका इलाका है। इसीलिए बेचारे बदनाम भी होते रहे हैं। वो क्या क्या गाली बकते थे ये हम लोग जानते हैं, गुस्सा आने पर। लेकिन कायदे से रहिए, सीखिए, देखिए क्या क्या होता है। लंबी घटना लंबी हो जाएगी, पाकिस्तान वाली जो घटना है, प्रकरण लंबा हो जाएगा, इसलिए सब नहीं बताएंगे। इतना बहुत है हमारे ख्याल में। आकाशवाणी का उस समय क्या माहौल हुआ करता था, या कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसे आपको अपने केंद्र पे बुलाने में बड़ा गौरवान्वित महसूस हुआ हो, या कोई ऐसी घटना जो आकाशवाणी को लेके आज भी आपके मन को थोड़ा सा आनंदित करती हो? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, ये सब लोग हिंदी की थी जो कभी आकाशवाणी में आती थी, ये सब गोरखपुर में आए हुए हैं। दारा सिंह जो थे, हनुमान जी की रोल करके रामायण में प्रचलित हुए थे, नौतनवा में कुश्ती लड़ने आए हुए थे, कुश्ती में उद्घाटन करने आए थे, राकेश सिंह पहलवान थे, वो करा रहे थे। तब तक जो है पहाड़ियों को मालूम हो गया नेपाल वालों के हनुमान जी आए हैं, दौड़ा लिए उनको। हम अपने गाड़ी में लेकर के भाग करके आए, किसी तरह से आकाशवाणी में ले आए, यहाँ ले आए तो उनकी रिकॉर्डिंग कर लिए। यह हो गया 2। और उर्दू के तो तमाम लोग, फिराक साहब आते ही थे, ये आजमगढ़ वाले वो थे आजमी साहब, वो कैफी आजमी साहब, ये सारे लोग आते रहे हैं। तो ये बड़े लोग तो आते रहे हैं, और जब आते थे लगता था एक माहौल था। यहाँ केदार जी तो हमेशा आते थे, परमानंद जी हमेशा आते थे, इन लोगों की जमघट लगी रहती थी, विद्वानों की, देवेंद्र कुमार बंगाली की जमघट रहती थी। वर्तमान में जो भोजपुरी साहित्य पर काम हो रहा हो, क्या अभी भी आपके जानकारी में कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ ऐसे गोरखपुर के, या भोजपुरी या हिंदी साहित्य की बात करें तो कुछ युवा लेखक या लेखिका आप तक संपर्क साधने आते हैं कि कुछ हमें शिक्षा मिल जाए इसके बारे में? ये दुर्भाग्य यह है कि जाका गुरु बंधड़ा चेला खड़ा निरंजन। अब आगे ना कहवाइए। अगर कोई पढ़ा लिखा विद्वान आदमी जिसके मन में भोजपुरी के प्रति ललक है, वह अगर प्रशिक्षण देगा तब बच्चे अच्छे निकलेंगे। लेकिन जो एक तरफ भोजपुरी को ही अपमानित करता होवे और वही भोजपुरी पढ़ा रहा होवे तो क्या कहिएगा। तो यही सब चीज़ें हैं ना। आप जिस शहर में बैठे हुए हैं, यहाँ के सांसद रवि किशन शुक्ला, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और सांसद भी हैं, उनका भोजपुरी साहित्य को लेकर क्या रहेगा? चूँकि वो तो फिल्मी दुनिया से हैं, तो अगर कभी आपका उनसे मुलाकात हुआ या अगर कभी हो तो आप उनसे भोजपुरी साहित्य के लेखक के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? भाई, हम कोई साहित्यकार होवे तो उससे हम मिले भी, उससे कुछ बात करें। ये बेचारे सिनेमा के लोग हैं, हमको तो कैमरा के बारे में जानकारी नहीं है, हमको तो वो सब मालूम नहीं है, कैसे स्टेपिंग की जाती है, कैसे डांस किया जाता है, कैसे गाया जाता है, ये सब तो हमको नहीं मालूम है ना। ठीक है, इन लोगों ने अपने ढंग से किया। बस एक ही आग्रह है कि भैया फूहड़पना को रोकिए। फिल्मों ने इतना इल्म का नुकसान किया है जिसका कोई हद नहीं है। भोजपुरी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती अगर इन सबों ने आकर के माने अश्लील गानों को और इन लोगों ने प्रस्तुत न किया का काम किया। भोजपुरी का अर्थ बम्बई में अश्लीलता हो गई है, समझ, पूरी की पूरी फिल्मी दुनिया में। तो उसको नहीं रोका गया तो ये अपमानित होती चली जाएगी। वही हुआ है। तो इन लोगों से मैं यही आग्रह करूँगा कि कृपया भैया इसी बात को, अब भाई रेख बन बन मिटल लिलारे पर,
रेख बन बन मिटल लिलारे पर, उम्र खांसे लगल दुआरे पर, सांच के आईना में देखा था एक तो झूठ वो कपारे पर, बाल रंगने पर लोगों ने। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए जनमुद्दा द जीरो मीडिया।